गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार अकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 7 सितंबर 2020 दिन सोमवार और ये सामाजिक की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों कक्षा 8 में जितने भी विद्यार्थी अभी तक जुड़ चुके हैं, जो आपके लेसन हो चुके हैं, उनका अध्ययन आप लोग बहुत गंभीरता के साथ और पूर्ण मनोयोग से लगनशीलता से करें, क्योंकि कुछ ही दिनों में हो सकता है आपके टेस्ट भी हो सकते हैं, तो जिस पर आपका 100% अटेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, यही कहना चाहूँगा कि जो स्टडी आप तक पहुँचाई जा रही है उस पर विशेष ध्यान देते हुए उसका अध्ययन करें। विद्यार्थियों, सामाजिक की इस कक्षा में इतिहास विषय में हमारा जो तीसरा पाठ चल रहा है, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। तो इस पाठ के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डलहौजी की विलय नीति। विद्यार्थियों, भारत में लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी और सहायक संधि के आधार पर लॉर्ड वेलेजली ने जो भारतीय शासकों से युद्ध करके या किसी भी तरह से जितने भी राज्यों को अंग्रेजी कंपनी के अधीन किया, उसके बाद डलहौजी की विलय नीति ने बहुत जोर शोर से इस पर कार्य करते हुए, इसको आगे बढ़ाते हुए भारत के अधिकांश राज्यों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। मीन्स डलहौजी जब भारत में गवर्नर जनरल बन के कंपनी का आया तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारतीय राज्यों को या भारतीय गणराज्य में कंपनी का विस्तार और कंपनी का आधिपत्य करना, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। विद्यार्थियों, सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति बनाई। इस नीति के अंतर्गत एक नियम घोषित कर दिया और नियम यह था कि जिस राजा का कोई भी वारिस, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राजा का राज्य उसकी मृत्यु के उपरांत कंपनी के अधीन हो जाएगा तथा वह राजा या शासक किसी दूसरे पुत्र या किसी भी व्यक्ति के संतान को गोद नहीं ले सकता है। जबकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह मान्यता थी कि यदि किसी व्यक्ति के कोई संतान नहीं है तो वह राजा किसी भी व्यक्ति की संतान को गोद ले सकता है। तो डलहौजी के इस नियम की घोषणा के बाद बहुत से ऐसे राज्य थे जिस राज्य में राजा का कोई भी वारिस या उत्तराधिकारी नहीं था। उसमें सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर और झांसी जैसे बड़े बड़े राज्यों को इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी के अधीन कर लिया। इसके बाद दूसरा क्या कारण रहा? कंपनी के अधीन करने के पश्चात इस नियम के तहत, इस घोषणा के तहत उसने क्या और किया कि एक तो गोद नहीं ले सकते और राज्य कंपनी के अधीन हो जाएगा। तीसरा यह था सबसे बड़ा मुख्य कारण कि उसने राजा की जो पेंशन या जो उपाधियां थीं उनसे भी उनको वंचित कर दिया। मतलब कंपनी शासन के द्वारा राजा को वार्षिक व्यय के रूप में जो धन दिया जाता था उसको भी बंद कर दिया। राजा की जो उपाधियां थीं उनको भी उनसे वंचित कर लिया। इसमें कर्नाटक के नवाब, तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई। विद्यार्थियों, अंग्रेजों का भारतीय राजाओं से कब, किस सन में और कहां पर कौन कौन से युद्ध हुए, उनका नतीजा परिणाम क्या निकला और उनके कारण से
कंपनी राज्य का विस्तार कैसे हुआ? आइए इसकी लिस्टबद्ध तरीके से जानते हैं। सबसे पहले अवध और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच। हुआ क्या? नवाब वाजिद अली शाह एवं कुशासन एवं आक्रमणता का आरोप, अंग्रेजों ने उन पर जो आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? नंबर 1 कि नवाब वाजिद अली शाह क्या करते हैं? कुशासन करते हैं, प्रजा को परेशान करते हैं, प्रजा उनसे खुश नहीं है। दूसरा आक्रमणता का आरोप। तो अंग्रेजों की यह नीति ही थी कि किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी दोष लगा करके राजा की छवि को खराब करके उस पर युद्ध कर देना, आक्रमण कर देना या उसका विलय कर लेना, प्रजा को उसके खिलाफ भड़का देना। परिणाम, अंग्रेजी राज्य में अवध राज्य को मिला लिया गया। इसके मध्य एक संधि प्रस्ताव हुआ, फैजावत की संधि के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कार्य के रूप में और नवाब कलकत्ता में नजरबंद जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख सालाना पेंशन दी गई। मतलब नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया, उनके जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना उन्हें पेंशन के रूप में दिया गया, जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके। इसके बाद जो भी निर्णय, जो भी नियम, जो भी कर लेना, प्रजा का पालन करना या किसी भी तरह की नियम नीति को लागू करना, ये सब अंग्रेजों के अधीन हो गया और शासन सत्ता के अंग्रेजों की ही चलने लगी। इसके बाद रोहिलखंड, बनारस, पिंडारियों का युद्ध, लूटमार करना। सन 1773 में रोहिलखंड में वॉरेन हेस्टिंग तथा रोहिल सरदार हाफिज रहमत खां के मध्य हुआ। रोहिला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख देने से मना कर देना। हाफिज रहमत खां मारे गए। रोहिलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित कर दी गई। बनारस में राजा चेत सिंह और वॉरेन हेस्टिंग्स के मध्य युद्ध हुआ। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद की संधि को तोड़ करके अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकियों की मांग करना मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा। ये कारण लगा है विलय का। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख अंग्रेजों द्वारा किया गया। इसका पिंडारियों से युद्ध हुए। लूटमार करने वाले लोग 1816 2 वर्ष तक पिंडारियों से युद्ध हुए। कई सारे पिंडारियों छापामारी युद्ध परेशान हो गए, बहुत से पिंडारी मारे गए। अंत में अंग्रेजों का वहां भी आधिपत्य हो गया। अमीर खान ने अंग्रेजों की शरण ली और टोंक की जागीर प्रदान कर दी। करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ले ली और गोरखपुर जिले में गौस की जागीर को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। विद्यार्थियों, कुछ और यहाँ पर जानकारियाँ हैं, इन्हें आप बुक्स के माध्यम से पढ़ें और अंत में अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या रहे, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता के अनेक कारण हैं। नंबर 1, अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहाँ शासन स्थापित हो जाने से राजस्व का लाभ मिला, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। नंबर 1। दूसरा था, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी, जिस कारण से भी इन्हें सफलता का कारण मिला। तीसरा, बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था, जिस कारण से व्यापार में इन्हें लाभ मिला और कंपनी का विस्तार हुआ। यही इसका ब्रिटिश कालीन अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर के भारत में शासन करते रहे। बेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति ने फूडालू राजकोट की कूटनीति बनवाई। भारत में कुशल नेतृत्व का अभाव था, जिस कारण राजा आपस में लड़ते रहते थे। यह सभी कारण थे जिससे अंग्रेजों की सफलता उन्हें प्राप्त हुई। विद्यार्थियों, कल अन्य युद्धों पर चर्चा करते हुए इस पाठ को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कल पुनः इसी समय पर मिलूंगा, तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।